हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम सोलर सिस्टम का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था, सब कुछ ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स ये सब देख लिया था। कहाँ तक कर लिया था? इनर प्लैनेट तक हमने कर लिया था। जो इनर प्लैनेट में कौन कौन से आते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स हैं जो कि इनर प्लैनेट्स में आते हैं। और बीच में यहाँ पे क्या आएगा? एस्टेरॉयड बेल्ट आएगा। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं सब कुछ बता दिया था, ठीक है। मैं होप कर रही हूँ कि आपने पार्ट 1 देख रखा है, तभी आपको यहाँ पे आना चाहिए। ऐसे मतलब थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेने के बाद पार्ट 1 को, उसके बाद पार्ट टू देखना। ओके, तो आज हम देखेंगे आउटर प्लैनेट्स। और ये सब बताया था ना कि आउटर प्लैनेट्स में ये दोनों जो प्लैनेट थे जिसको कि गैसियस प्लैनेट कहा जाता है, ये सब चारों प्लैनेट कैसा है? ये सब चारों प्लैनेट सॉलिड है, रॉक मटेरियल से बने हुए। लेकिन ये चारों सॉलिड नहीं है, जिसमें से ये दोनों तो गैसियस है और ये दोनों आइस, ठीक है, आइस से बने हुए हैं। ये दोनों गैस से बने हुए हैं। ओके, तो मरकरी, इनर प्लैनेट्स में मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स 4 कर लिया था। अब हम आउटर प्लैनेट्स देखेंगे। आउटर प्लैनेट्स देखने से पहले यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर वाला चलते हैं, ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, क्या बताया था कि ये इनर प्लैनेट्स है चारों और ये चारों आउटर प्लैनेट्स है। बीच में क्या है? एज अ डिवाइडर की तरह काम कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या है? ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट बताया था ना, एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं। तो ये एस्टेरॉयड पूरा इतना सारा एस्टेरॉयड है, इसलिए इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कह दिया जाता है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट है, आपको इतना याद रखना है कि ये 8 जो प्लैनेट है उनके बीच में ये है। ये सब चीज़ें आप क्वेश्चन बन सकते हैं कि किससे किसके बीच में है, कौन कौन से प्लैनेट के बीच में है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि कौन कौन इनर प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट के बीच में है। ऐसे ऐसे करके आप इसको याद रखना, ठीक है। एक एस्टेरॉयड बेल्ट, इसमें से एक एस्टेरॉयड ऐसा है जिसका नाम है पंडित जसराज। पंडित जसराज, ये नाम इनको पंडित जसराज के नाम पे ही पड़ा था और 2019 में ये नाम दिया गया था, पंडित जसराज एस्टेरॉयड, ये नाम पड़ा है। ओके, और एक और एस्टेरॉयड है इसमें जिसका नाम है बेनू, और जिस पे नासा ने मतलब एक बार अपना मिशन भेजा था। तो एक 2 नाम याद रखना, एक तो पंडित जसराज 2019 में नाम उसको पड़ा है, और एक का नाम है बेनू, ठीक है। पूरा एस्टेरॉयड बेल्ट है। उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट पे ज़्यादा कुछ में नहीं पढ़ना, एस्टेरॉयड्स वगैरह जो भी है बता दिया था कल हमने। एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स, मीटियोर सब क्या होता है। ओके, चलो, मार्स, जुपिटर। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है। स्मॉलेस्ट कौन था? मरकरी। सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। ग्रेट रेड स्पॉट इसमें पाया जाता है। जुपिटर में ग्रेट ऐसा रेड स्पॉट पाया जाएगा। अ जाइंट स्टॉर्म इन दिस सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पे क्या है? जाइंट स्टॉर्म सब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हैज़ एटलीस्ट 95 मून्स। 95 मून्स इसमें पाए जाते हैं। एट लिस्ट लिखा है, मतलब देखो इससे ज़्यादा भी मून हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जितना खोज लिया जाता है उसको कह दिया जाता है कि हाँ इतने मून है। स्टार्टिंग में 4 मून खोजे गए थे और वो चारों मून का नाम है लो, यूरोपा, गैनेमेड, कैलिस्टो। लो, यूरोपा, गैनेमेड, कैलिस्टो, ये चारों को किसने खोजा था? गैलीलियो ने। इसलिए ये चारों मून को कलेक्टिवली गैलीलियन मून्स कहा जाता है, क्योंकि इसको खोजा गया था किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था, गैलीलियन के द्वारा, ठीक है। और ये चारों का नाम याद रख लेना, लो यूरोपा ऐसा करके, लो यूरोपा, लो रूपा यूरोपा, और गैनमेड, कैलिस्टो, कुछ भी ऐसा कर लेना, लो यूरोपा, गैनमेड, कैलिस्टो। और ये तो चारों सबसे पहले ये चारों खोजा गया था। फिर जितना जितना खोजा जाता है उतना उतना कह दिया जाता है कितने मून होंगे। उसके बाद ऐसे करके फिर 70 खोजा गया। अभी 95 खोजे जा चुके हैं, तो ऐसा कह दिया जाता है कि 95 मून से होंगे, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जितना खोजा जाता है उतना नाम दे दिया जाता है। गैनमेड इसमें से लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मून है। ये पूरा 95 में से भी लार्जेस्ट है और पूरे सोलर सिस्टम का ये लार्जेस्ट मून है। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट मून मैंने किसको बताया था? फोबोस और डिमोस में से डिमोस को बताया था मैंने। स्मॉलेस्ट मून है ये। स्मॉलेस्ट, सिर्फ स्मॉलेस्ट ये मार्स का नहीं है, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट मून है। उसी तरह गैनमेड जो है वो सिर्फ जुपिटर का लार्जेस्ट नहीं है, पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट मून है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है ये दोनों। और ये चारों का नाम याद रखना कि क्योंकि ये चारों सबसे पहले यही 4 खोजे गए थे और इनको गैलीलियन मून कहा जाता है। अभी प्रेजेंट में टोटल 95 मून्स खोजे जा चुके हैं जुपिटर पे। रोटेशन इनका 9 घंटे में होता है। 9 घंटे 55 मिनट लगता है। 9 आवर्स 55 मिनट्स लगते हैं, मतलब 10 घंटे ले सकते हो। शॉर्टेस्ट रोटेशन है। रोटेशन, रिवॉल्यूशन क्या होता है? रोटेशन अपने जगह पे ही रोटेट करना, अपने जगह पे रोटेट करना। रिवॉल्यूशन अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करना, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट है इसका, इसलिए इसको ध्यान रख लेना, 2 घंटे का।
सैटर्न। अब हम आते हैं सैटर्न पे। हाँ, अब मैंने क्या कहा था कि ये जो चारों प्लैनेट है, बाहर का जो चारों प्लैनेट है, जिनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है, और या फिर गैसियस प्लैनेट ये सब कहा जाता है, गैसियस आइसी ये सब प्लैनेट्स कहा जाता है। तो उनमें एक चीज़ और खासियत क्या है कि उनमें रिंग्स मिलते हैं, रिंग्स मिलते हैं। लेकिन आपको इनमें तो कोई रिंग्स नहीं दिखे, तो बताया था मैंने कि रिंग्स मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको विजिबल हो, आपको दिखाई ही पड़े, लेकिन रिंग्स होते हैं। जैसे सैटर्न में आपको दिख जाते हैं, तो और तीनों में भी होते हैं, इनमें भी होते हैं, तीनों में भी होते हैं, लेकिन वो तीनों को देखते नहीं है, इसमें दिख जाते हैं सैटर्न में। सैटर्न जो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये सब होता ध्यान मत रखना, लार्जेस्ट आपको यह ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट ध्यान रखना है। इसको ग्लोब ऑफ गैसेस कहा जाता है, पूरा गैस वैस का बना होता है, इसको ग्लोब ऑफ गैसेस कहा जाता है, ठीक है। इसमें 7 रिंग्स होते हैं, 7 रिंग्स होते हैं। इसको खोजा किसके द्वारा गया था? क्रिश्चियन ह्यूगेंस के द्वारा खोजा गया था। और स्पेस बिटवीन द रिंग्स इसको बोलते हैं कैसीनी। ये रिंग्स के बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, ऐसे करके देखो, रिंग्स के बीच में यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इस स्पेस को बोलते हैं कैसीनी। कैसीनी कैसे याद करो, कैसे भी याद कर लेना, कैसीनो, मतलब इतना चीज़ आपको इस नाम से आप काफ़ी कुछ रिलेट कर सकते हो, तो उससे रिलेट कर लेना। लिस्ट डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, पानी से भी कम है। पानी की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी है, उससे भी कम है इसकी डेंसिटी। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? अर्थ की डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की है। कितना है? 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर, इतना अर्थ का डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ का है। जितने भी मून्स है, सैटर्न के जितने भी मून्स है, उनमें से एक टाइटन नाम का एक मून है जो कि सबसे लार्जेस्ट है। सैटर्न का वो लार्जेस्ट है, पूरे सोलर सिस्टम का मत कर देना, सैटर्न का सिर्फ लार्जेस्ट है टाइटन मून। पूरे सोलर सिस्टम को कौन सा है? गैनेमेड, जो कि कहाँ है? जुपिटर का मून है। यूरेनस, ये ग्रीन इन कलर होता है, ग्रीन कलर में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन पाए जाते हैं, मीथेन की होने की वजह से वो ग्रीनिश दिखाई देता है। इसको आइस जाइंट भी कहते हैं। कोल्डेस्ट प्लैनेट है ये, कोल्डेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। इसको डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? विलियम हर्शल के द्वारा डिस्कवर किया गया था। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है, पढ़ लेना। विलियम हर्शल, कैसे याद करो, कैसे तरह याद करना। ये यूरेनस शेल कैसे करोगे यार, कर लेना 1781 में। बस थोड़ा सा ट्रिक विक लगा के थोड़ा सा मतलब ध्यान रख लेना, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लेना। मून कितने हैं? 27 मून है, जिसमें से लार्जेस्ट कौन सा? इन 27 में से, पूरे सोलर सिस्टम का नहीं, सिर्फ 27 इनके। यूरेनस के सिर्फ लार्जेस्ट मून कौन सा है? टाइटेनियम। देखो सबका नाम एक जैसा आपको लग रहा होगा, इसका टाइटन, इसका टाइटेनियम, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे याद कर लेना कि पहला टाइटन है, सेकेंड नंबर पर आया तो इसका बड़ा नाम हो गया टाइटेनियम, ठीक है। और इसका भी नाम उसी तरीके से कुछ है, हम देखेंगे तो। नेपच्यून का भी ये हो गया टाइटेनियम, लार्जेस्ट इसका मून हो गया। और अब हम चलते हैं नेपच्यून में। एक चीज़ और, यूरेनस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मीन्स उसका इंक्लिनेशन जो है एक्सिस पे, जैसे अर्थ का जो एक्सिस है हमारा, तो अर्थ थोड़ा सा हमारा टिल्टेड है ना, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है। अर्थ कैसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा टाइप का है। तो अपने एक्सिस पे कितना टिल्टेड है हमारा अर्थ? 23.5 डिग्री वो टिल्टेड है, ठीक है। ये जो एक्सिस होता है वो, देखो ये सब जो चीज़ें जो होती है, एक्सिस, फिर ये जो हमने अभी बताया कि सोलर सिस्टम में इस पाथ पे चलता है, ये जो पाथ होता है, या फिर ये जो एक्सिस होता है प्लैनेट्स में, हमारे अर्थ में जो एक्सिस है, या फिर जो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ये सब कोई लाइन नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सोलर सिस्टम में ऐसे धागा लगा दिया गया है कि इसी की चारों तरफ घूमना है उसे, या फिर एक एक्सिस है जिस अर्थ में, जो कि ऐसे मतलब ऐसे नॉर्थ पोल पे जाओगे तो आपको ऐसे डंडा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब इमेजिनरी लाइन्स है, ऐसा रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई पाथ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ लाइन, ऐसा कुछ तार वार नहीं बिछाया गया है, सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स है ये सब। तो हमारा अर्थ 23.5 डिग्री ऐसे टिल्टेड है, तो वही टिल्टेड यूरेनस में ज़्यादा मिलता है। यूरेनस बहुत ज़्यादा टिल्टेड है, कितना है? 90 डिग्री से भी ज़्यादा टिल्टेड है। और ये टिल्टेड क्यों है? क्योंकि बताते हैं, अभी आगे चलेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टिल्टेड यही है, बिल्कुल एकदम 90 डिग्री से ज़्यादा, बहुत ड्यू टू इसका टिल्ट, इसका कितना 90 डिग्री से भी ज़्यादा।
और इसको इसीलिए इतना टिल्टेड है, इसीलिए इसको रोलिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। रोलिंग प्लैनेट, इतना 90 डिग्री से ज़्यादा ये टिल्टेड है, इसीलिए इसको रोलिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। ओके, चलो अब हम चलते हैं नेपच्यून पे। इसको आइस जॉइंट, इसको भी आइस जॉइंट कहा जाता है। ये ब्लूइश इन कलर होता है, ब्लू कलर में होता है मीथेन की वजह से। इसमें भी मीथेन पाया जाता है। डिस्कवर्ड बाय, इसको किसने डिस्कवर किया था? जॉन गेले एंड अर्बन ले वेरियर। इसको दो लोगों ने डिस्कवर किया था। इसको डिस्कवर कब किया गया था? 1846 में। 1846 में। देखो ये जो हमने कहा ना कि वो यूरेनस जो है 90 डिग्री से ज़्यादा टिल्टेड है, तो ये चीज़ को प्रिडिक्ट किसने कर दिया था? अर्बेन नाम के एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये टिल्टेड है। इसका मतलब प्रिडिक्ट कर दिया गया था। नेपट्यून पता नहीं था उस वक्त कि नेपट्यून भी एग्जिस्ट करता है। इन्होंने प्रिडिक्ट किया था सिर्फ कि ये जो टिल्टेड है 90 डिग्री से ज़्यादा जो टिल्टेड है यूरेनस, इतना ज़्यादा जो टिल्टेड है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसके बगल में है, कोई ना कोई इसके बगल में कोई प्लैनेट है जिस वजह से यूरेनस इतना टिल्टेड है। इन्होंने सिर्फ प्रेडिक्ट किया था। बाद में जॉन गेले ने जाके क्या मतलब पूरा डिस्कवर किया और पता किया कि हाँ सही में एक प्लैनेट है जिसका नाम है नेपट्यून, और उसी की वजह से ये यूरेनस इतना ज़्यादा टिल्टेड है। ठीक है, उसी के इन्फ्लुएंस से इतना ज़्यादा वो टिल्टेड है। ठीक है, तो सोचो इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था बैठे बैठे, सोच रहे। तो ये दोनों नाम याद रखना, साइंटिस्ट का नाम था याद रखना, और ईयर ज़रूरी नहीं है 1846 याद रहे तो ठीक है, लेकिन थोड़ा साइंटिस्ट का नाम थोड़ा ध्यान में रख लेना। इनको गेल्ले नाम से कुछ निकाल सकते हो, इनको अर्बन शहरी, ये सब से कुछ निकाल सकते हो। वनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम फाउंड बाय मैथमेटिकल प्रेडिक्शन। अभी बोला ना कि ये मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से इसको पता किया गया था कि ऐसा कोई प्लैनेट एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे है, ज़रूर है, तभी तो यूरेनस इतना टिल्टेड है। तो ये प्रेडिक्शन था एक पहला, ये मतलब इकलौता प्लैनेट है जिसको प्रेडिक्ट किया गया था। फिर बाद में पता चला तो हाँ सही में वहाँ पे नेपट्यून था। हैज़ नोन 14 सैटेलाइट्स इसमें है, 14 सैटेलाइट्स, और यूरेनस में टोटल 27, हाँ यहाँ पे लिख दिया था, चलो है वहाँ पे 14 सैटेलाइट्स हैं इनमें। और जिसमें से सैटेलाइट्स में वही मून को नेचुरल सैटेलाइट्स है, मून कह देंगे उसको। ट्रिटॉन जिसमें कि लार्जेस्ट है, ठीक है, ट्रिटॉन लार्जेस्ट है। अब हम चलते इतना मून कर रहे हैं, तो मून क्या होता है? चंद्रमा। तो मून क्या होता है? देखो एक प्लैनेट के जो चारों तरफ रिवॉल्व करता है, प्लैनेट के जो चारों तरफ, सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं? प्लैनेट। अब प्लैनेट के जो चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मून बोलते हैं। जैसे कि आप भी किसी के मून होंगे। कैसे होंगे? आप किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे तो आप क्या हो गए? आप मून हो गए। वो भी किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रही होंगी तो वो क्या हो गई? वो किसी की मून होगी। ठीक है, तो मून मतलब प्लैनेट के जो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसको कहते हैं मून। ओके, जैसे कि अर्थ का मून कौन है? मून ही है। अर्थ का मतलब अर्थ का मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। तो ऑरिजिन ऑफ द मून थ्योरी ये किसके द्वारा गया था कि मून की ऑरिजिन की थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज डार्विन के द्वारा दिया गया था। बिग स्प्लैट थ्योरी से पूरा ये कुछ बताया गया था कि हाँ मून ऐसा कुछ, मून का एग्जिस्टेंस के बारे में। इसका रेडियस कितना? 1740 किलोमीटर है। 1/4 ऑफ द अर्थ है, अर्थ के साइज का 1/4 है ये। इनमें हमारे चंदा मामा में एक हाईएस्ट पीक पाया गया है, हाईएस्ट पीक पाया गया। कौन से माउंट का नाम क्या है? माउंट लेबनिट्ज। उसको जाकर थोड़ा सा देख लेना किसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेबनिट्ज जो भी है। 1.25 सेकेंड लगता है लाइट रीच फ्रॉम द मून से अर्थ तक लाइट पहुंचने में 1.25 सेकेंड लगता है। अब इसका मतलब क्या है कि मून लाइट दे रहा है क्या? मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है? नहीं, मून भी नॉन ल्यूमिनस में ही आता है, ऊपर बताया था ना। लेकिन इसका लाइट इसके पास कहाँ से है? तो ये अर्थ स्टार्स के रिफ्लेक्शन की वजह से इसके पास लाइट है, जो लाइट फिर अर्थ के ऊपर ये डालता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि एक होता है, ये लोग घूमते कैसे हैं? ये जो रोटेट करते हैं, रिवॉल्यूशन नहीं, रोटेशन, जो एक जगह पे रह के करते हैं। तो रोटेशन कोई प्लैनेट किसी और तरीके से करता है, कोई प्लैनेट किसी और तरीके से करते हैं। तो जितने भी हमने 8 प्लैनेट पढ़े, 8 प्लैनेट में से 2 प्लैनेट को छोड़कर बाकी सब कैसे रोटेट करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं।
वेस्ट टू ईस्ट कैसे कह सकते हैं, मतलब ये कौन सा रोटेशन है, वेस्ट इधर है ईस्ट इधर है, मतलब ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो ये कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है सबको पता होगा, जो 12 1 2 3 4 ऐसे जो क्लॉक जो ऐसा घड़ी होता है, तो ऐसे टाइप का रोटेट करना, एक के बाद 2 बजना 3 बजना 4 बजना, तो ये रोटेशन होता है क्लॉकवाइज। क्लॉक के हिसाब से वो रोटेट करे, जैसे क्लॉक घूमता है। अगर 12 के बाद 1 वाला इस तरह से रोटेट करे तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टा रोटेट कर रहा है। तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं सब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। क्लॉकवाइज मीन्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। लेकिन सिर्फ 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। सिर्फ 2 वो प्लैनेट हैं। तो वो दोनों प्लैनेट का नाम हमें याद रखना है। एक का नाम है वीनस, एक का नाम है वेनस, और एक का नाम है यूरेनस। दोनों नाम एक ही साउंड कर रहा है, वेनस यूरेनस, तो याद हो जाएगा नाम, ठीक है, वेनस यूरेनस। चलो एक वीनस और एक यूरेनस, दोनों सिमिलर साउंड कर रहा है, तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। और सैटेलाइट में तो बता ही दिया था मून में कि सिर्फ 2 ऐसे प्लैनेट हैं जिसके मून बिल्कुल नहीं, 0 मून, एक तो मरकरी एक वेनस। दोनों जो स्टार्टिंग वाले जो दोनों हैं उनके पास कोई मून नहीं है। ये इकलौते दोनों प्लैनेट है जिसके पास कोई मून कोई सैटेलाइट नहीं है। रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात की जाए, रोटेशन मीन्स एक जगह जो रोटेट करे, एक ही जगह पे जो घूम रहे हैं। सबसे फास्टेस्ट किसका है, सबसे स्लोएस्ट किसका है, सबसे जल्दी कौन रोटेट करता है, एक ही जगह पे जल्दी जल्दी कौन घूम जाता है। सबसे फास्टेस्ट है जुपिटर का, कितने घंटे था, 9 घंटे 55 मिनट था, जल्दी से वो ऐसा घूम जाता है। और सबसे स्लोएस्ट किसका, वेनस का है। कितना टाइम लगता है, 257 डेज लगता है उसको एक रोटेट करने में। हमें अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं, तभी तो दिन रात होता है। वही टाइम वेनस को कितना लगता है, 257 दिन लगता है एक ऐसे रोटेट करने में सिर्फ। और जुपिटर 9 घंटे 55 मिनट में कर लेता है। अगर बात की जाए रिवॉल्यूशन की, रिवॉल्यूशन मतलब जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो वाला, तो उसमें फास्टेस्ट कौन रहेगा, फास्टेस्ट एक होएगा एक स्लोएस्ट। फास्टेस्ट मीन्स कि जल्दी से जो घूम के एक चक्कर लगा ले, तो सबसे जल्दी कौन सा घूमेगा, कौन सा घूमेगा, जो सबसे पास में हो, जो सबसे पास में होगा उसको झट से घूम लेगा वो। कौन घूमेगा वो, मरकरी, सबसे पास में वो है तो जल्दी से वो घूम जाएगा, रिवॉल्व कर जाएगा सन के चारों तरफ, तो वो सबसे फास्ट वो हो गया, सबसे तेज हो गया। तो कितने दिन में वो करता है, 88 डेज में, ऊपर बताया था ना 88 डेज में हो। सबसे स्लोएस्ट किसका रिवॉल्यूशन होगा, जो कि सबसे दूर रहेगा, सबसे दूर रहेगा वही धीरे धीरे उसको इतना लंबा रास्ता तय करना होगा, तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। और सबसे स्लोएस्ट वो होगा, तो सबसे ऑब्वियस सी बात है सबसे जो लास्ट वाला होगा उसी को टाइम लगने वाला है। तो सबसे लास्ट में कौन था, नेपट्यून था, ये था। तो सबसे स्लोएस्ट कौन रिवॉल्व करेगा, नेपट्यून। कितना टाइम इसको लग रहेगा, इसको 165 ईयर्स, साल लग रहे हैं। हमारे अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 दिन लगता है, तभी तो 1 साल होता है हमारा, न्यू ईयर हम मनाते हैं। नेपट्यून को 165 ईयर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना। अब हम चलते हैं कुछ मून पे, तो हमने बता दिया ना, मून तो हमने बता दिया। ड्वार्फ प्लैनेट्स देखते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो ये हैं 1 2 3 4 5 हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स जो कि हम देखने वाले हैं। नाम याद रखना, ज़्यादा कुछ मत याद रखना, नाम याद रखना सिर्फ, ठीक है। जिसमें से एक हम प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लूटो पहले प्लैनेट था लेकिन इसको फिर बाद में हटा दिया गया था, बाद में इसको हटा दिया गया था। प्लूटो को बाद में कब हटा दिया गया था, 2006 में। 2006 में हटा दिया गया था, इसको प्लैनेट से हटा दिया गया था 2006 में। 2006 में एक बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी, पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में हुई थी। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक बैठक हुई थी यूनियन का, और जिसमें प्लूटो को प्लैनेट से हटा दिया गया था, जिसको अब ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया है। मतलब प्लैनेट का उसको दर्जा नहीं दिया गया है। अब किसी को प्लैनेट का दर्जा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये हमने बताया था कि कैटेगरी होता है, कि इस कैटेगरी के अंडर तुम फॉल करते हो तभी तुम प्लैनेट बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। तो वो कैटेगरीज कौन कौन से हैं, तो पहला कैटेगरी ये है कि उसका शेप कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल शेप होना चाहिए, ठीक है। शेप कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल शेप का होना चाहिए। दूसरा क्या है कि सन की चारों तरफ वो रिवॉल्व करना चाहिए, सन की चारों तरफ वो घूमना चाहिए। तीसरा क्या है कि रास्ते में जो भी है, जैसे कि वो ऐसे घूम रहा है, इस प्लैनेट है वो ऐसे चारों तरफ घूम रहा है, तो रास्ते में जो भी चीज़ें आए, डेब्रीज वगैरह कुछ भी, एस्टेरॉइड्स वगैरह, ये सब पत्थर वगैरह
कुछ भी उसके रास्ते में आए तो उसको वो क्लियर करे, अपने पाथ को वो क्लियर करे, पाथ को क्लियर करे। समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो उसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ। पाथ को वो क्या करे, क्लियर करे, साफ साफ करते जाए। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया है प्लैनेट बनने का। प्लूटो जो था ये तो फर्स्ट वाला तो ठीक था, वो स्फेरिकल शेप का था। सेकंड वाला भी ठीक था, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन वो थर्ड वाला में नहीं कर रहा था, वो अपने रास्तों को साफ नहीं कर रहा था, जिस वजह से प्लूटो को फिर प्लैनेट से हटा दिया गया। ठीक है, प्लूटो की अगर बात की जाए तो इसमें इसके 5 इसके मून हैं, प्लूटो के 5 मून हैं, जिसमें से एक सबसे लार्जेस्ट मून है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है, जिसको कि चारों बोलते हैं। ऐसे याद करोगे, 5 में से चारों सबसे बड़ा था। चारों नाम है, ठीक है, 4 नहीं, चारों नाम है सैटेलाइट का, तो 5 में से चारों सबसे बड़ा था। ठीक है, चलो कुछ एक चीज़ और, एक एस्टेरॉयड बेल्ट तो हमने बता दिया। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ थे, ऊपर ही चलते हैं, सबसे ऊपर, चलो चलो चलो, इस ये वाला को नीचे लगाना चाहिए था, सबसे सही वाला ये कहाँ गया, अरे खो गया। ये बेल्ट तो हमने आपको बता दिया था, ये कौन सा बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट है। एक और बेल्ट हमें पढ़ना है, उसका नाम है क्यूपर बेल्ट, उसका नाम है क्यूपर बेल्ट। वो कहाँ है, वो नेपट्यून के बाद है, मतलब पूरा सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स है उसके बाद ये है। ठीक है, ये याद रखना है कि नेपट्यून के बाद है, वो सबसे लास्ट में है वो, इसका नाम है क्यूपर बेल्ट। इस क्यूपर बेल्ट में जो भी हमने 5 ड्वार्फ प्लैनेट के नाम देखे ना, जिसमें से 4 जो हैं इस क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। उन चारों का नाम क्या है, एक तो प्लूटो इसी क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है, दूसरा एरिस इसी क्यूपर बेल्ट में पाया जाता है, एक का नाम था मेकमेक, नाम आपने देखा हो तो, एक का नाम था ह्यूमा। ये चारों क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। एक ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है, इसका नाम क्या था, सीरस। वो एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाएगा। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो सबसे करीब है सन का, तो कौन है, सीरस है। ठीक, तो चारों इस क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। एक इकलौता जो ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि सीरस, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है। क्यूपर बेल्ट कहाँ होता है, नेपट्यून के बाद। ये सब याद है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, लोड नहीं लेता ये, बड़ा स्लो हो गया। हाँ है ना, देखो ये है, ये वाला पाया जाता है कहाँ, एस्टेरॉयड बेल्ट में। बाकी ये क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, ये 5 का नाम याद रखना। ये बता दिया हमने, लार्जेस्ट सैटेलाइट बता दिया। और प्लैनेट्स सब प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन 2 को छोड़ के, यूरेनस और वेनस और यूरेनस दोनों एक जैसे नाम है, तो याद रख लेना। कॉन्स्टलेशंस थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्स्टलेशंस का मतलब क्या होता है कि जो तारे, ऐसे तारे से बन के जो ऐसे बनता है कुछ चित्र, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस। और ये जो पैटर्न है स्टार्स का, ये जो स्टार्स का जो पैटर्न बनता है, इसको क्या बोलते हैं, एस्टेरिज्म। एस्टेरिज्म का मतलब पैटर्न ऑफ स्टार्स। स्टार्स के पैटर्न को बोलते हैं पैटर्न ऑफ स्टार्स, उसके पैटर्न को बोलते हैं एस्टेरिज्म। जैसे कि ये एक कॉन्स्टलेशन है, एक जिसका नाम है उर्सा मेजर। इसको द ग्रेट बियर भी इसको कहते हैं, द ग्रेट बियर भी इसको कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको सप्त ऋषि भी कहते हैं, सप्त ऋषि। ठीक है, सप्त ऋषि। और इसमें एक, जैसे अभी हमने कहा कि एस्टेरिज्म का मतलब पैटर्न, स्टार्स के पैटर्न। तो इसमें आपको एक ऐसे करके जो पैटर्न दिखने को मिल रहा है, तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, बिग डिपर। इसको याद रखना कि बिग डिपर जो पैटर्न है वो कौन से कॉन्स्टलेशन में मिलता है, तो कौन से मिल रहा है, उर्सा मेजर में मिल रहा है। ठीक है, या फिर द ग्रेट बियर, या फिर सप्तऋषि हिंदी में। ये हो गया, इसे बियर की तरह दिख रहा है ना, उसी पे ये नाम पड़ता है। ओके, अब ये जो ये है, इसका नाम है जनवरी इवनिंग। इसको ओरियन, इसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं, इसको ओरियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अरे कहाँ गया, हाँ, इसको ओरियन कॉन्स्टलेशन, ये ओरियन ऐसे बेल्ट है, इसको ओरियन कॉन्स्टलेशन कहते हैं। और ये कैसा शेप का है, आपको ऐसे देखने में कैसा लग रहा है, इस टाइप पर नहीं लग रहा है, इस टाइप का। तो ये क्या है, ये आवर ग्लास देखो ना, ऐसा इसमें रेत डाल दो, ऐसे नीचे गिर जाएगी, फिर इसको पलट दो, तो इस किस शेप का है, आवर ग्लास शेप का है ये। ठीक है, आवर ग्लास की तरह दिखता है। और इसमें जो स्टार्स है, इसमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार्स,
इनमें सबसे ब्राइटेस्ट स्टार्स इस ओरियन वाले कॉन्स्टलेशन में तो रीगल है। रीगल जो है इनका जो भी स्टार्स है उनका ब्राइटेस्ट स्टार है। और ओवरऑल बात की जाए कि ओवरऑल सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन है, पूरे ऐसा कि सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो पूरे में है ओवरऑल में वो है, उसका नाम है सीरियस। वैसे ओवरऑल ब्राइटेस्ट स्टार सन है, ओवरऑल ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट भी है और सबसे नज़दीक भी है स्टार हमारे, कौन, सन। लेकिन वो तो दिन में दिखाई देता है। लेकिन अगर नाइट स्काई की बात की जाए, रात में दिखने वाले स्टार की बात की जाए, तो सबसे ब्राइटेस्ट सीरियस है, सीरियस, ठीक है। सीरियस को डॉग स्टार भी कहा जाता है, डॉग स्टार, डॉग स्टार, ठीक। और हाँ एक बात और, हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा स्टार है, सन। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए कि सन के बाद सबसे नज़दीक कौन है स्टार हमारा, सन के बाद सबसे नज़दीक तो सन है, लेकिन सन के बाद सबसे नज़दीक कौन सा स्टार है, तो उसका नाम है प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सब नाम याद रखना। प्रॉक्सिमा, अप्रॉक्स बोलते ना, अप्रॉक्स नंबर, एकदम पास पास वाला नंबर, तो अप्रॉक्स से प्रॉक्स याद कर लेना, ठीक है। रीगल जो है, रीगल ये ओरियन कॉन्स्टलेशन का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, ओरियन कॉन्स्टलेशन का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक। अब ये डब्लू शेप का है, ये डब्लू शेप का ये स्टार है, इसका नाम ही इसको कैसियोपिया, इसका नाम है कैसियोपिया, ऐसे इसको याद रखना, कैसियोपिया, कैसियोपिया, डब्लू शेप का है ये, इसको याद रखना, इसका नाम क्या है, कैसियोपिया, ठीक है। ये एक स्टार है जिसका कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम है सिग्नस, जिसका नाम है सिग्नस। ये कैसा शेप का आपको लग रहा है, ऐसे करके कैसा, ये कैसा धनुष शेप का लग रहा है ना, तो ये क्रॉस शेप है, ये क्रॉस शेप्ड है ये सिग्नस, ठीक है, क्रॉस शेप्ड है ये। एक हंटर स्टार, इसी को हंटर स्टार बोलते हैं, ओरियन को, ये हंटर की तरह भी थोड़ा दिखता है, तो इसी को हंटर स्टार भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रख लेना। हंटर स्टार नहीं, मतलब हंटर कॉन्स्टलेशन, ऐसा करके हंटर इसको नाम रखना, हंटर भी इसका नाम है ओरियन का, ओके। अब ब्राइटेस्ट स्टार बता दिया, जो नियरेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट और नियरेस्ट सन है। लेकिन रात में अगर बात की जाए कि सबसे ब्राइटेस्ट कौन है, सीरियस, जिसको कि द डॉग स्टार भी कहा जाता है। नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन है, वैसे तो सन है, लेकिन सेकंड नंबर पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और कुछ बचा हुआ नहीं, ख़त्म। तो हाँ, सोलर सिस्टम हमारा पूरा ख़त्म हो गया यहाँ पे। और अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, अभी तो अपलोड नहीं किया लेकिन कर देंगे, कोई बात नहीं। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।